नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। आज इन कॉन्वर्सेशन में हम वो बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में भी है और शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर भी है कि ये घातक भी साबित हो सकती है। आज बात होगी ओमिक्रॉन की, और ओमिक्रॉन पर चर्चा करने के लिए आज इन कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर मैडम शशि सूदन। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछूंगी कि ओमिक्रॉन को लेकर के जो भी बातें बाहर आ रही हैं इस समय, लोग जानना चाहते हैं और ज़्यादा ओमिक्रॉन के बारे में। तो आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन आखिर कितना घातक साबित हो सकता है। ओमिक्रॉन हमारा लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। बहुत सारे वेरिएंट्स अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न पास्ट में भी बोले गया, उनको डेजिग्नेट किया गया। लेटेस्ट कोई भी जब वायरस की पूरे वर्ल्ड ओवर ही सीक्वेंसिंग, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं और देखते हैं, ये पाया गया कि ये वायरस बड़ी तेज़ी से मल्टीपल कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हो गया। तो ये इमर्ज हो रहा है एक फास्टर ट्रांसमिशन वाला, और फिर समझा जा सकता है कि ये पैंडेमिक पोटेंशियल भी रखता है। ऐसा वायरस जिसका एरियल ट्रांसमिशन है, खांसने से या बात करने से या छींकने से भी फैलता है और सांस लेने से भी थोड़ा बहुत। तो तब वही एक रीज़न है कि हम मास्क, यही हमारी तरफ से एक बड़ा मैसेज है कि, और ठीक से पहना हुआ मास्क जिसमें नाक और मुंह ये एयर टाइट बिल्कुल हो जाना चाहिए मास्क से, ताकि इन्फेक्शन खुद को भी मरीज़ मास्क पहने वाला जो इंसान है बचा सके, और अगर वो मरीज़ है तो वो फैलाए बिना अपने से इन्फेक्शन और बिना आगे स्प्रेड होने दे। तो ओमिक्रॉन जो है, अभी तक इसका ऑलमोस्ट 52 म्यूटेशनल इवेंट्स, जो मेन वायरस था, होते होते क्यूमुलेटिव ये एक ऐसा वेरिएंट इमर्ज हुआ है जिसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अभी तक टिल डेट जो म्यूटेशनल इवेंट्स हैं वो इसमें है, और कोई 32 म्यूटेशंस जो है स्पाइक प्रोटीन में है, यानी वायरस का वो अंग या वो हिस्सा जिससे ये जुड़ता है हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल के साथ, तो उसमें भी म्यूटेशंस हैं। अब बहुत सारी एप्रीहेंशंस, साइंटिफिक एप्रीहेंशंस हमारे को भी हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग किट्स हैं क्या वो डिटेक्ट कर रहे हैं ओमिक्रॉन से जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। तो अभी तक लकीली वो कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पाइक प्रोटीन की जीन नहीं डिटेक्ट करते, हम ORF या N जीन की करते हैं, तो उससे ये अभी कवर हो रहा है, डिटेक्शन में बिल्कुल आ रहा है। मैम, डिटेक्शन की आप बात कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और ये जुड़ जाता है कि अगर डिटेक्शन में तो ठीक है, हम डिटेक्ट कर रहे हैं, बट जो हम अभी तक कोविड के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे थे, क्या उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम ओमिक्रॉन को भी क्योर कर सकेंगे? बिल्कुल, ये मैनेजमेंट सेम है अभी, और उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या स्टेरॉइड्स की पड़ती है, सेम मैनेजमेंट है, उसमें कोई नहीं। एक और अप्रीहेंशन ये आती है कि क्या करंट वैक्सीन्स जो है, डिफरेंट देशों में अलग अलग वैक्सीन्स हैं, जैसे इंडिया में 3 वैक्सीन्स हैं, तो वो भी वैसे ही इसको कवर कर रही है। वैसे इन वैक्सीन्स में भी सबसे पहली बात तो यही है कि जब ये वैक्सीन्स बनना शुरू हुई थी, जब इनके ऊपर रिसर्च शुरू हुई थी, तो कोविड के पहले वेरिएंट के ऊपर ये बनाई गई थी, तो उसके बाद डेल्टा प्लस पे इसका इस्तेमाल हुआ। खैर, काफ़ी हद तक हमने उसको कवर कर लिया, पर क्या वो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कारगर साबित होगी ओमिक्रॉन जैसे घातक? ऐसा ही मान के चलिए कि ये बिल्कुल, बेशक म्यूटेशंस हुई हैं। थेराप्यूटिक्स में ऐसी सोच आ रही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम कभी ट्रीटमेंट में देते हैं, कहीं वो लेस इफ़ेक्टिव ना हो। नहीं तो वैक्सीन की जो प्रिवेंशन है वो बिल्कुल, वैसे भी वैक्सीन्स 100% या एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देती, वो रिलेटिव प्रोटेक्शन देती हैं। हमने, उसका मतलब है कि एक कम्युनिटी अगर वैक्सीनेटेड है पूरी, तो 50% इन्फेक्शन रेट उसमें कम हो जाता है, पर इन्फेक्शंस फिर भी होते हैं, स्प्रेड कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कम होता है, हर्ड इम्यूनिटी उसको बोलते हैं, वैक्सीन से वो बनती जा रही है। और दूसरा, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ कम होती है वैक्सीनेटेड लोगों में, और हमने देखा हॉस्पिटलाइजेशंस की दर कम हो गई, मृत्यु दर भी कम हो गई। लेकिन 100% की वैक्सीन कर लिया और कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो मास्क वगैरह हम, या कोविड इनअप्रोप्रिएट होना हम अफोर्ड करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते।
बिल्कुल। एक तो वैक्सीन के बारे में भी जो चर्चा इस समय, क्योंकि आप भी जानती हैं कि सोशल मीडिया पर एकदम से किसी भी नई चीज़ के बारे में बहुत सी जानकारियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ जानकारियां सही भी होती हैं, पर ज़्यादातर यही देखा गया है कि जानकारियां जो हैं वो सही नहीं पाई जाती हैं। और इन्हीं सभी अटकलों में एक अटकल ये भी आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है 4 दिन के भीतर भीतर इंसान को ख़त्म कर रहा है। कितना सच है ये बिल्कुल गलत है ऐसी इसके बारे में, ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट भी है, कोई तथ्य ऐसे सामने नहीं आए। लेकिन इसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम क्या होने जा रहा है, या क्लिनिकली ओमिक्रॉन से जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो वैसे तो जनरली बोला जा रहा है कि माइल्डर इन्फेक्शंस हैं, लेकिन जनता इससे भी कुछ गलत ना समझ ले कि माइल्ड इन्फेक्शन है। एक वायरस को म्यूटेट होने में और बाकी सबको रिप्लेस करने में और इमर्ज कर सकता है, वो बाकी सबको रिप्लेस भी कर सकता है। इसलिए मौका ही नहीं देना है वायरस को और म्यूटेशंस हो। उसका एक ही तरीका है कि हम मरीज़ उसको नई बॉडीज़ ना मिले। जब वायरस बॉडी के अंदर जाता है, मल्टीप्लाई होता है, तभी म्यूटेशंस आती हैं। तो जब उसको मरीज़ ही मिलने बंद हो जाएंगे तो म्यूटेशनल इवेंट्स भी वैसे ही रुक जाएंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जनरली तो माइल्ड है, लेकिन कल को ये कोई टर्न ऐसा ले ले, कोई एक सीवियर की तरफ म्यूटेंट आ जाए, जैसे सडनली एक डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था तो ज़्यादा घातक था, यूथ इन्फेक्टेड थे, डेथ्स भी हुई। तो वायरस का जो बिहेवियर है वो अनप्रडिक्टेबल है और वायरस म्यूटेटिंग है, म्यूटेशन प्रोन है, 53 तक म्यूटेशंस अभी कर चुका। इन सारी चीज़ों से भी समझ आता है, और जब ये आया था एग्जिस्टेंस में तब भी ये बातें पहले ही पता थी कि आरएनए वायरसेस ज़्यादा फास्ट म्यूटेट करते हैं। बिल्कुल, म्यूटेशंस की बात हो रही है और प्रेडिक्शंस की भी बात हो रही है। WHO का ये मानना है कि इस वायरस को जानने के लिए, इसकी प्रॉपर रिसर्च करने के लिए और इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए कम से कम 3 हफ्तों का अभी और समय रहेगा। उस लंबे कम से कम 3 हफ्ते के कार्यकाल में ही ये पता चल पाएगा कि इसका क्लिनिकल एक्सप्रेशन क्या है, मरीजों में ये क्या करता है, नई चीज़ें। और बहुत सारे लोगों को पता है कोविड लॉन्ग, कि कोविड के बाद भी 2 महीने बाद, 4-6 महीने बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो बेहतरी इसी में है, तरीका आसान है। बाकी साइंटिफिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक किट्स या वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट मुश्किल काम है। तो बेस्ट है कि अपने आप को बचाया जाए, वो बिल्कुल तरीका सबसे ज़्यादा रहेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जी मैम, एक और बात आजकल सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर हम डबली वैक्सीनेटेड हैं तब भी ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे अंदर जा सकता है और हमें बीमार कर सकता है, और उस से बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि बूस्टर लगवाने चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स की भी बात कही जा रही है डबल वैक्सीनेशन के बाद भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी अभी कोई एडवाइजरी या गाइडलाइंस नहीं आई हैं। 2 बूस्टर्स लिए हुए हैं, या जो नेचुरली इन्फेक्टेड हैं वो अच्छे खासे इम्यून हैं इस वायरस को, जो जिन्होंने नेचुरली इन्फेक्ट हुए। तो बूस्टर का अभी वो भी शोध चल रहा है कि कितनी प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता। हर बात का यही जवाब है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या मास्क एक ऐसा वैक्सीन है जो तरीका है बचने का इन्फेक्शन से। एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर हम मास्क लगा कर रख सकते हैं तो उससे बड़ा ट्रीटमेंट कोविड से या ओमिक्रॉन जैसे घातक वेरिएंट से बचने का कोई और नहीं हो सकता। आपसे सिर्फ इतना आखिरी में ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें, क्योंकि अभी हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने भी ये कहा है कि वी आर रेडी to tackle any kind of a challenge. Is government medical college actually ready and well equipped with the doctors and necessary amenities to tackle Omicron variant if it erupts abruptly? GMC Jammu is the only government hospital, tertiary care in this region, or has been able to give its best performance in terms of recoveries कितनी हुई, और डेथ रेट वाज बहुत कम। हाँ, और देखिए बड़े विकसित हमारी जो स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, या पूरे देशों में, पूरे संसार में ही कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो GMC जम्मू ने
अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई इस दौरान। और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पहले अगर 10% हुआ करते थे, आज 95% है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स। सारे बेड्स को ऑक्सीजन पाइपलाइन करवा दिया। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हर हॉस्पिटल में हैं, सरप्लस हैं आज की डेट में, तो वो भी एक अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हुई, ऑलमोस्ट 1150 लोग डॉक्टर और पैरामेडिक्स लगाए गए इस काम के लिए खास, तो और उनको ट्रेन किया गया। और बहुत सारी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन काइंड्स ऑफ एकेडमिक मीट्स हुई, वो अभी भी होती जा रही हैं, ताकि जो भी कहीं किसी देश में सबसे अच्छा हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ऐसी पूरी कोशिशें हैं। आखिर में आपसे एक सजेशन ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, मैरिज सीज़न है और इस समय बैंक्वेट हॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ भी उमड़ रही है, तो क्या एक ऐसा सजेस्टिव मेजर आप लोगों के लिए बताएंगी कि जिससे हम अपने ओमिक्रॉन से अपने आप को बचा सकें? जो लोग होस्ट कर रहे हैं उनको भी रखना चाहिए कि जो इनवाइटीज़ बहुत कम हो, मिनिमम हो, और ओवर क्राउडिंग का कोई स्कोप नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। ओपन प्लेसेस में फंक्शंस होने चाहिए, क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स में नहीं होने चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन या फिर मैक्सिमम हो, खिड़कियां चारों तरफ खुली हो। मास्क पहन के हर कोई जाना चाहिए। जब खाने पीने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, तो नज़दीकियों से ये इन्फेक्शन के चांसेस, ऐसे बहुत सारे हॉट स्पॉट्स या क्लस्टर्स हमने देखे हैं कि लोगों ने इकट्ठे कोई गैदरिंग अटेंड की और सारे के सारे बीमार हो गए। तो उनमें से कुछ ज़्यादा भी बीमार हुए और ज़्यादा भी नुकसान हुआ। अब ये नहीं कह सकते हैं कि वायरस का असर, वायरस से ज़्यादा किसकी बॉडी कहाँ ओवर रिएक्ट कर जाती है। कई बार हमने देखा कि वायरस डिटेक्ट होना, RT-PCR नेगेटिव हो जाता है, मरीज़ को जो डैमेज हो चुका होता है वो बाहर ही नहीं आ सकता। तो बहुत सी मौतें उस वजह से भी हुई। ये जवान है या कोई बूढ़ा है, ये भी वायरस इतना ऐसे अभी तक जो हमने देखा, कुछ जवान मौतें भी हुई। तो वो अलार्म कर देना चाहिए ये हर एक इंसान को कि इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। और अगर हो जाता है तो कोई फिक्र नहीं, फिर एंजाइटी की भी लाने की बात नहीं है, फिर उसको की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास सब कुछ है, पर कम से कम इन्फेक्शंस हो ये कोशिश करनी है। आपका इन कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हमने बात की और चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्रिंसिपल GMC डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, और उन्होंने आज हमसे एक खुला एक सजेशन यही दिया है कि हम जितना हो सकता है अपने आप को बचाव में रखें, अपने कोविड SOPs का, यानी कि जो हमारे कोविड दिशा निर्देश हमारे प्रशासन ने जारी किए हैं उनका हम पालन करें। और ओपन प्लेसेस में अगर हम जा रहे हैं तो ओपन प्लेसेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करें। तो आप जैसा हम हर बार कोविड के दौरान कहते भी आए हैं, अपना रखिए पूरा ख्याल। डबल मास्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मास्क ज़रूर लगा कर रखें और बॉडी बनाने से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने पर ध्यान दीजिए। इन कॉन्वर्सेशन के लिए दिस इज़ बिंदिया टेकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।